त्यांनी केंद्रीय महाराष्ट्राचे वैशिष्ट्य केंद्रीय पब्लिक आणि शेरा लोक स्वागत करावं. जिनकी जो एक विरासत गुजरात में बनी हुई है, मैं मानता हूं कि उस विरासत का संस्कार लेकर आज काम करने वाले जो राजनेता गुजरात में हैं, उसमें से पुरुषोत्तम भाई गोपाल घर में जाता है, भोजन किए बगैर उसको वहां से लौटने की अनुमति नहीं होती. बहुत ही स्नेहित और जमीन से जुड़े संगठन धर्मी ऐसे जो हमारे नेता हैं, उनमें से पुरुषोत्तम भाई रूपाला एक है. और शायद यही कारण है कि बहुत सहजता से उन्होंने मेरे अनुरोध को बड़े प्रेम से स्वीकार किया और वो आज समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित रहे. मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, श्रीमान विनय सहस्त्रबुद्धे जी जो हमारे राज्यसभा की हमारे साथीदार हैं, इतना ही नहीं मुझे बड़ी विनम्रता से बताना है, उनके इस समाज के भवन में इस पुस्तक का विमोचन हुआ. यहाँ मैं थोड़ा स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि इस पुस्तक का विमोचन करने के लिए विनय सहस्त्रबुद्धे जी चाहते तो मुंबई के किसी भी हॉल में हो सकता है. दूसरा, उनकी खुद की संस्थाएं केशव सृष्टि इतनी बड़ी है और वहाँ इस सारे कार्यक्रमों को क्या राष्ट्रीय कार्यक्रमों की आयोजन करने की सुविधा है. मगर मणिबेन का पुस्तक था तो वो गुजराती समाज के कार्यक्रम में होना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात. एक कार्यक्रम की रचना करने वालों के दिल में जो उन्होंने बताया नहीं कि भाई एक राज्य के महापुरुष हो, दूसरे राज्य में उनका परिचय हो, यहाँ ये लागू नहीं होता है. उसके बारे में भी याद करना, मैं उसकी भी स्पष्टीकरण देने वाला हूँ. ये इस विषय में और मणिबेन को लागू नहीं होता है एक राज्य का दूसरे राज्य का. मगर वो गुजराती थे तो जब एक पुस्तक का विमोचन और किसी हॉल में होना इसके बजाय यहाँ हुआ, इसके लिए मैं अपनी प्रसन्नता जाहिर करता हूँ और कच्छ कड़वा पाटीदार समाज को बधाई देता हूँ कि आप यजमान बने. आपको बनना ही चाहिए. तो आपने भी जो निमंत्रण को यजमानी के लिए आप सब आए, समाज को भी लाए, इसके लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ. तो आप भी राज्य वाले हैं, हम भी मुंबई रहते और मैं 54 वर्ष वाला हूँ, तो तभी भी गुजरात नहीं था. तो जैसे वहाँ एनआरआई को कभी कभी बताते हैं वो कि वहाँ उनका जन्म हुआ है तो वो वहाँ का सिटीजन हो जाता है. तो हमारा जन्म मुंबई राज्य में हुआ है. तो एक राज्य का एक दूसरे राज्य वाला विषय नहीं है, हम सारे एक ही राज्य के थे, उसी की जीवन कली है. भाषा का भेद है, तो इसीलिए मराठी भाषा में इस तपस्विनी का जीवन आना ये बहुत महत्वपूर्ण है. उनका मैं सम्मान करता हूँ, सादर करता हूँ और इसके लिए मैं अरुण जी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और गुजराती पूर्वक आपने राम राम. नगर पालिका गुजरात की ओर से बगसरा अपनी नगर पालिका है, हमारे अमरेली के बाद का दूसरा बड़ा शहर है म्यूनिसिपालिटी. वो एक बगसरा में दो राजा एक काम. बाजार में चलते चलते इधर चलो दूसरा काम लग जाता है, इधर चलो दूसरा काम. ये गांव में हो रहा है और उन सबको समझाना, मिलाना, मिटाना और कई किसी चीज
बंगाल का नवाब हो, हैदराबाद का निजाम हो, जूनागढ़ का नवाब हो, ये सभी लोगों ने क्या क्या किया और उसको कैसे इस संघ में पिरोया गया, तभी जाके आज भारत ऐसा बोलते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनके लिए जो सूत्र बनाया, एक भारत, वहां तक सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं, श्रेष्ठ भारत नरेंद्र मोदी का। पूछ सके उतनी उनकी प्रतिभा ऊंची थी, उसकी धाक नहीं थी, मगर उसकी प्रतिभा इतनी ऊंची थी। बहुत कम लोगों को पता होगा कि सरदार साहब कभी भी पीएम ऑफिस में नहीं गए। जब भी पीएम और एचएम को बात करनी होती थी और कुछ विषय पे मिलना होता था तो पीएम एचएम की ऑफिस में आते, वो कभी भी नहीं गए, कभी भी नहीं। इतनी ऊंचाई थी, इतनी हाइट थी। और ऐसे सरदार साहब के निधन के बाद मणिबेन वो 35 लाख रुपए की थैली पंडित जवाहरलाल जी को अर्पण किया। मगर मणिबेन को इतना अफसोस कि उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि अभी बेटी तू क्या कर रही है, उतना भी नहीं पूछा, थैंक यू तक नहीं किया। आज पार्टी का पैसा किसी कार्यकर्ता के घर में पड़ा और बैंक बैलेंस भी कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था। और सरदार साहब को कोई बैंक बैलेंस के लिए किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी। ये उस जमाने के भारत के सबसे कॉस्टली एडवोकेट, सबसे कॉस्टली, जिनकी भी वो जितनी चाहे उतनी ले सकते थे, ऐसे वकील। उनका बार एसोसिएशन में रुतबा होता था और वो 5 स्टार कल्चर के आदमी थे और बड़ा वो फैशन करके पटेल साहब रहने वाले आदमी थे। कोर्ट में उसका दबदबा होता था। तो वो कोई ऐसे लोग में से नहीं थे कि उनके पास कुछ नहीं था। वो चाहते तो उस समय मर्सिडीज वगैरह में घूम सकते थे, ऐसे कैपेबल व्यक्ति थे। मगर जब से गांधी जी के साथ जुड़ गए, सारा छोड़ दिया। और जो भी उनके पास फंड था वो मणिबेन ने सरदार साहब की अनुपस्थिति में, और किसी को पता नहीं था। और उस कालखंड के 35 लाख रुपया मतलब अभी के 350 करोड़ से भी ज्यादा हो, वो उन्होंने वापिस कर दिए। वो चाहती तो किसी को पता तक नहीं चलता और हमें यहाँ बात करने का भी हो सकता, वो कभी डिक्लेयर ही नहीं होता। और उन्होंने तो सिर्फ अपेक्षा इतनी रखी थी कि इनको अच्छी तरह से वो धन्यवाद देंगे कि तूने बेटी ऐसा काम किया। देखो आज भी एक शब्द की भी बात उन्होंने नहीं किया। और जैसे कि उनका कुछ इनके पास पड़ा था और देने गए, इतना रुक्ष व्यवहार का मणिबेन ने कहीं पे लिखा है कि उनको सबसे ज्यादा कष्ट हुआ। ऐसे महान पात्र थे। और इन लोगों के बारे में आजादी के बाद ऐसे जो लोग थे कि जिन्होंने जान की बाजियां लगा दी, परिवार को छोड़ दिया, सारा अपना आजादी के लिए फना कर दिया, उन लोगों के बारे में किसी ने सोचा तक नहीं, उसके बारे में कोई जिक्र तक नहीं। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके बारे में देशवासियों को जानना जरूरी था। उसका है कि कब किसकी का फोन भी आए तो भी उसको देना या नहीं देना वो मणिबेन तय करते हैं। आप समझ सकते हो कि इसका क्या अर्थ होता था। जब सेना को हैदराबाद की ओर कूच करने का आदेश सरदार साहब ने दे दिया था, वो सारी बातें उसको कोऑर्डिनेट करके कहीं पे भी उजागर ना हो, ऐसा काम मणिबेन के द्वारा हुआ है। और देश के इतिहास में लिखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये हो नहीं सकता, छोटी सी बात हम मन में नहीं रख सकते और हर फिर दूसरे को बता देते आज ऐसा हो गया, उसने मुझे बताया, तुम किसी को बताना नहीं। ऐसे करके 100 लोगों को बताया।
ऐसे महत्वपूर्ण प्रसंगों को जीवन में बताना। और मैं आपको बताऊं, मणिबेन की एक बात जब मैंने पहली बार जानकारी में मेरी आई थी, मेरी आंख से आंसू निकले। सरदार साहब ने पिछले 15 साल से ज्यादा समय तक मिनिमम वहां तक का जानकार लोगों ने उसको समर्थन दिया है, इसलिए मैं कर्टेल करता हूं। सरदार साहब जितने भी कपड़े पहनते थे उनका सारा सूत्र वो मणिबेन का कांटा हुआ ही होता। आप कल्पना कीजिए, वो देश चला रहे थे, वो हिंदुस्तान को एक कर रहे थे। ऐसे महान नेता के सारे वस्त्र, उसमें जितना भी सूत चाहिए वो अकेली मणिबेन काटती थी, और काट कर उसमें से बनाकर सरदार साहब ने कपड़ा लिया ही नहीं, वो सारे मणिबेन। आप सोचिए तो सही, एक बेटी भारत के ऐसे महान नेता को किस प्रकार से वो उसको पाल रही थी, ऐसा मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं। वो सरदार साहब की बेटी थी, मगर वो सरदार साहब की माता का रोल था।